तो ये क्वेश्चन आपको जहां तक हमने पढ़ा यहां तक तो आ गया ना, क्लियर है? इसके आगे मूव करें कि भाई इसमें मतलब क्या था, मैं उधर समझाने में बिजी था, तो कहां से दिक्कत है? नहीं क्वारी ठीक है, आउटपुट कहां मतलब कहां से फिर से करना है क्या इस क्वेश्चन को? स्टेटमेंट 1 देखो, दो आपने एक अकाउंट टेबल लिया, अकाउंट टेबल का आपने कंटेंट लिया, उसमें कुछ बैलेंस मैंने सेम लिए, कुछ बैलेंस मैंने क्या ले लिए बेटा, डिस्टिंक्ट ले लिए, ठीक है। सो इस केस में हमने क्या किया था, अकाउंट ए और अकाउंट बी भी वही है, उसी का वर्चुअल क्रिएट किया हुआ है, तो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी होगी। यहाँ लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन थी, तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से, इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो 1244, ये रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा था इन केस ऑफ इक्वल, ठीक। सेकंड क्वारी में हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट किया, बैलेंस लेस देन वाला था, तो यहां हमने काउंट किया, तो 30 लेस देन 10 है क्या, नहीं। 30 लेस देन 10 है क्या, नहीं। 30 लेस देन 20 है क्या, नहीं। 30 लेस देन 30 है क्या, नो सर। सो व्हाट वी कैन से, इट गिव्स यू द वैल्यू 0, ये 0 दे रहा है, तो 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। 0 प्लस 1 1 हो गया, तो यहां 1 असाइन कर दिया। फिर हमने 20 को देखा, 20 को देखा तो हम क्या कह सकते हैं कि 20 इज लेस देन 30, बट उससे के अलावा किसी से लेस नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो यहां पे काउंट हमने 2 लिख दिया, ठीक है। नाउ सी हियर, नेक्स्ट इज 10, 10 के कंडीशन में हमने देखा, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, 10 इज लेस देन 20, 10 इज लेस देन 30, तो काउंट कितना हो गया 2, और एक्स्ट्रा प्लस 1 हमने किया तो इट बिकम 3, तो यहां पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है। नाउ देयर इज अ 10, नाउ देयर इज अ 10, सो हियर व्हाट वी कैन से, यहां हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो 10 है, अगेन इट इज लेस देन 10 और इट इज लेस देन 20 और 30, भाई दोनों से लेस है, तो 2 और प्लस 1, तो यहां पे वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहां भी वैल्यू आपकी 3 आ गई, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वारी के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्वारी 1 और क्वारी 2 की जो रोज है वो एग्जैक्टली सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी क्या, तो ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट सेम आउटपुट हमारा यहां पे नहीं आ रहा, एग्जैक्ट सेम आउटपुट हमारा यहां पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे के स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि बोथ क्वेरी गिव्स द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन, तो नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और उसके अलावा लेट्स सी हियर, देखिए ऑप्शन वाइज भी अगर हम लोग चलते हैं, ऑप्शन वाइज हम लोग चलते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया, ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोथ क्वेरी 1 एंड 2 आर द करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, कहां करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, क्वेरी 1 में रिजल्ट अलग आ रहा था, तो उसी एग्जांपल के लिए, और एग्जांपल देखेंगे तो हो सकता है कि क्वेरी 2 का भी इंप्लीमेंटेशन कुछ अलग आ जाए, बट उस एग्जांपल के लिए तो अलग आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा फॉल्स है। थर्ड बोल रहा है क्वेरी 1 इज करेक्ट इंप्लीमेंटेशन, नहीं, क्वेरी 1 तो करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो थर्ड भी फॉल्स है, ठीक है, थर्ड भी फॉल्स है, तो आपका ये ऑप्शन बी भी आउट हो गया क्योंकि ये 1 3 बोल रहा था, तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, ऑप्शन सी, क्या कह रहा है कि 1 एंड 4, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, नाइदर क्वेरी 1 नोर क्वेरी 2 इज करेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, मतलब कि आगे अगर हम और कोई एग्जांपल लेते हैं तो उस एग्जांपल पे क्वेरी 2 भी आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। सो क्या एग्जांपल सर हम ले सकते हैं, तो आप क्या करें, सभी का बैलेंस सेम ले लें और रन करके देखें, सभी का बैलेंस डिस्टिंक्ट ले लें और रन करके देखें, तो इन एग्जांपल्स पे, क्योंकि हमने एक एग्जांपल तो ले लिया जिसमें कुछ सेम था कुछ डिस्टिंक्ट था, अब अगर सभी का सेम बैलेंस है तो क्या रिजल्ट आता है, या फिर सभी का डिस्टिंक्ट बैलेंस है तो क्या रिजल्ट आता है, तो उनमें से अगर किसी भी पॉइंट पे क्वेरी 2 फेल हो गई तो वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बार हम क्वेश्चन को क्या रहता है, जब लेंदी रहता है ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को करेक्ट आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें सॉल्व करनी ही पड़ेगी भैया, डायरेक्टली तो ऑप्शन पे डायरेक्ट तो हम जा नहीं सकते। तो फर्स्ट किया, फिर जैसे ही एक क्वेरी का रिजल्ट अलग आया तो सेकंड और थर्ड वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। देखिए जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, हालांकि वो हम लोग के कुछ काम का नहीं है ना,
व्हाट वी कैन से कि दैट पर्टिकुलर इज रिलेटेड टू दी, क्या कह सकते हैं हम, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है. ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हमारे सिलेबस में, मतलब जो करंट सिलेबस है उसके हिसाब से नहीं है. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन से कि भैया ऐसा करते हैं तो इतना टाइम लगता है, तो वैसा करने पे जो टाइम लगेगा उनके कंपैरिजन है, तो वो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन होता है. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हमारे सिलेबस का पोर्शन नहीं है, तो इसको जाने दो, छोड़ो इसे. ठीक, क्वेश्चन पुराना है बट ठीक है, मैंने इसलिए इसको कंसीडर किया क्योंकि बाकी 4 ऑप्शंस तो है ना, ये 4 तो बन सकते हैं, 5th को जाने दो. ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं. ये क्वेश्चन कर लिया था ना, वेयर सिलेक्ट y फ्रॉम t वेयर x इक्वल टू 7 है ना, इसका 127 रिजल्ट आ रहा था. ये क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं मैं. ठीक है, इसको भी जाने देते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 ये भी क्लास में हो चुका है बेटा, है ना. ये क्वेश्चन को क्लास में किया है हमने कि एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन हैविंग क्लॉज इवन इफ इट डज नॉट हैव अ ग्रुप बाय क्लॉज. तो ये क्या कहते हैं हम कि हैविंग क्लॉज कब कंटेन करता है, जब ग्रुप बाय होता है तभी कंटेन करता है. तो इसका ऑप्शन हम लोग का आया था शायद क्यू एंड आर, ऑप्शन सी था ना, क्यू एंड आर. सी आंसर फॉर दिस. यस वी नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. देखिए गेट 2021 मतलब लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुई है उसी का क्वेश्चन है. चलिए आप सभी लोग एक बार ट्राई करें इसको, देन आई विल एक्सप्लेन. एक बार सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को, देन आई विल एक्सप्लेन. 22 का आंसर बेटा, 22 का आंसर सी है और 21 का आंसर ए है. 21 का ए है, 22 का सी है और 23 करें, बी दिया है. नहीं, अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड एसक्यूएल हम लोग बेटा क्यू और आर को लेके चलते हैं. प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से ठीक है, बी हम बोल सकते हैं कि अभी जो हम सर्वर जो माई एसक्यूएल सर्वर है वो आपका हैविंग अलाउ करता है विदाउट ग्रुप बाय. ठीक है, लेकिन हम स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यू एंड आर को सही कहते हैं कि ऑल एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन हैविंग क्लॉज ओनली इफ इट हैज अ ग्रुप बाय क्लॉज. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसक्यूएल के हिसाब से आप उसको क्यू एंड आर ही लें. ठीक, the relation schema given below is used to store information about the employee of a company where employee ID is a key and department ID indicate department to which the employee is assigned. Each employee is assigned to exactly one department. देखिए ये कंडीशन है कि भाई हर एम्प्लॉय जो है ना वो एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए. Each employee is assigned to exactly one department. Okay. Now select department ID comma count star from employee where gender is female and salary is greater than select average salary from employee. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी. ये जो ग्रुपिंग है बेटा ये आउटर क्वेरी पे लगी है, इनर क्वेरी तो यही खत्म हो गई. तो ग्रुपिंग किस पे की हुई है, डिपार्टमेंट आईडी. तो आप देख सकते हो काउंट स्टार के साथ जो सिलेक्ट किया है वो डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट किया है, तो मतलब ये बात सही है, मतलब ये सही इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है. अब हमें क्या करना है, हमें वो डिपार्टमेंट आईडी और उनका काउंट देना है जिनमें फीमेल एम्प्लॉय है और उनकी सैलरी किससे ज्यादा है, सैलरी एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी है ना, क्योंकि इनर क्वेरी क्या दे रहा है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कि किसकी एवरेज सैलरी, पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी. तो व्हाट वी कैन से, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं. द क्वेरी गिव्स यू फॉर ईच डिपार्टमेंट इन द कंपनी द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय whose salary is greater than the average salary of what, अभी बोला ना कंपनी. सो एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट. देखिए ये ऑप्शन फॉल्स है. क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट के लिए आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट पे इनर क्वेरी के अंदर. ये ग्रुपिंग की हुई है डिपार्टमेंट पे, पर ये आउटर क्वेरी में की हुई है, या इनर क्वेरी में कोई ग्रुपिंग नहीं है. तो ये एवरेज सैलरी किसका दे रहा है, ये पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी दे रहे हैं. सो ये भी फॉल्स हो गया. ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्प्लॉयज इन द कंपनी. ठीक है, क्योंकि यहां आपसे जो ऑप्शन पूछा है वो इस इनर क्वेरी के रिगार्डिंग पूछा है. बाकी जो इंफॉर्मेशन थी वो तो क्वेश्चन में ही लिख के दे दी कि हम फॉर ईच डिपार्टमेंट इन द कंपनी द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय. तो देखिए फीमेल बाहर, इसका फीमेल का जिक्र भी हो गया है, हुज सैलरी का जिक्र भी हो गया है. देन ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ व्हाट, एवरेज सैलरी ऑफ व्हाट, एम्प्लॉय. तो सी इज योर आंसर.
सी इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके बेटा बन सकते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सो दैट वुड बी अबाउट द एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के बाद हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग कंटिन्यू अभी से ही सेशन को स्टार्ट कर देते हैं रिलेशनल अलजेब्रा का। ठीक है, एग्जैक्टली अमितेश, आपको बेटा ये अनसीन पैसेज की तरह तो मिलेंगे ही। उसका रीजन मैं बताऊं, क्योंकि एसक्यूएल में क्या है, वी कैन इंप्लीमेंट एनी क्वारी ना, हम भाई कोई सी भी क्वारी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अभी यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में बात की हुई है, हो सकता है कि किसी में कोई क्वारी ऐसी आ जाएगी, कंसीडर अ पिज्जा शॉप, और पिज्जा शॉप में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, एंड व्हाट वुड बी द क्वारी फॉर दिस। हो सकता है कि कहीं कोई क्वारी ऐसी आ जाए डोमिनोज के बारे में आ जाए, है ना, कोई यूनिवर्सिटी के बारे में आ जाए, तो ऐसे आ सकता है। आपको जो मेन फोकस करना है ना, देखो इस क्वेश्चन में भी फोकस की मैं बात करूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, आप सिर्फ जो हमने लॉजिक्स पढ़े ना, उन लॉजिक्स के थ्रू जाओ। सबसे पहला काम होता है आपका चेक करना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं किसी ऑप्शन में कि क्वेरी में एरर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप यहाँ देख लो कि ये क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट फंक्शन, क्या इसके साथ में जो सिलेक्ट किया है उस पर ग्रुपिंग है या नहीं। पहला काम, यस सर ग्रुपिंग है, तो मतलब ये ठीक है। अगला पॉइंट, कहीं वेयर में जो कंडीशन दी है वो एग्रीगेट तो नहीं है, क्योंकि वहां एरर आ सकती है, वेयर में एग्रीगेट कंडीशन नहीं आती, उसके लिए हैविंग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले इस तरीके से ये एरर चेकिंग के पॉइंट्स है, एरर चेकिंग के पॉइंट है, इस तरीके से आप एरर्स को ढूंढ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है बेटा, पहली चीज तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, आता है आउटपुट के ऊपर, कि आउटपुट क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्लियर होना चाहिए, क्वेरी में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, एंड वी नीड टू पेशेंस ऑल्सो। भैया क्वेरी को सॉल्व करना है तो एकदम बड़ी क्वेरी देख के डरना नहीं है, आपको दिमाग में क्या याद रखना है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। अगर अच्छा इनर क्वेरी दी हुई है सर, तो पहले इनर क्वेरी पे पहुंच जाओ, इसको सॉल्व करो। इनर क्वेरी सॉल्व कर ली, उसका आउटपुट आ गया। अब सर वेयर भी दिया है, हैविंग भी दिया है, ग्रुप बाय भी दिया है, ऑर्डर बाय भी दिया है, तो भैया पहले क्या होगा, पहले क्या होगा सर, जॉइन भी दिया हुआ है, तो पहले क्या होगा, जॉइन होगा। अरे भाई एक क्वेरी में ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है, जॉइन करवा लेगा। ठीक है, जॉइन कराने के साथ में वो क्या कर सकता है, इनर क्वेरीज दे सकता है, वेयर दे सकता है, हैविंग दे सकता है, ग्रुप बाय दे सकता है, ऑर्डर बाय दे सकता है, बस इतनी चीजें देगा ना। तो सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व करनी है, इनर क्वेरी के रिजल्ट आ गए, फिर आपको जॉइन करना है, जॉइन के रिजल्ट आ गए, फिर आपको वेयर कंडीशन अप्लाई करनी है, वेयर का रिजल्ट आ गया, फिर आपको ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय का रिजल्ट आ गया, आपको हैविंग लगाना है, हैविंग का रिजल्ट आ गया, फिर जो फाइनली सिलेक्ट करना था उसको डिस्प्ले करवा दो, दैट्स इट। तो बस ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें। ठीक है, चलिए तो ओके, विल भाई ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो पानी वानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, है ना। और हम स्टार्ट अभी कर रहे हैं, तो आप एक ग्रुप में मैसेज भी डाल दो, मैसेज भी डाल दो भाई कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे हैं शायद जो क्वेश्चन के लिए नहीं आए थे और रिलेशनल अलजेब्रा के लिए आना चाहते हैं। ठीक है, तो विद इन अ 5 मिनट विल कंटिन्यू दिस सेशन। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो बाकी को भी इन्फॉर्म कर दो। कोशिश करेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा आज खत्म कर दें, कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दें। चलिए सुनाओ नाउ रिलेशनल अलजेब्रा। तो देखिए जितना भी चीजें हमने एसक्यूएल के अंदर पढ़ा है ना, वो सारी चीजें, वो सारी क्वारीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे, इस स्पेसिफिक रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट अगर हमें करना है तो हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो करते हैं। अगर हमें इसे इंप्लीमेंटेशन जो है हमारा, वो इंप्लीमेंट अगर हमें करना है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा को। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या है, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नोटेशंस होते हैं, उनके फॉर्म में हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर क्वारी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम पावर की बात करें, पावर मींस व्हाट, की क्या जो क्वेरी हम रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हैं, क्या उस क्वेरी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट विल बी वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा,
वी कैन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दैट क्वेरी ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब जनरली क्या होता है भाई कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनमें ऐसी चीजें पूछी जाती है कि क्या जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में लिखते हैं उसका एसक्यूएल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है. यस. क्या जो भी हम एसक्यूएल में लिखते हैं क्या हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यस. तो वी कैन डू, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सभी लोग. ठीक. So relational algebra is a widely used procedural query language जो जनरली हम लोग यूज करते हैं. is not a practical implementation. मतलब ये practically implementation नहीं है, ये सिर्फ एक symbolic representation है. practical implementation SQL ही होता है. ठीक है. Now relational algebra is mainly provide theoretical foundation for the relational database and SQL. तो वही मैं बोल रहा था कि ये क्या है, इस सिंपली थ्योरी है, लॉजिक है, जिसका इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल ही यूज करना पड़ेगा. ठीक. इन टर्म्स ऑफ पावर अगर आप लोगों को याद रखना है तो बोथ आर इक्वल इन अ पावर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. बोथ आर इक्वल in power. That means whatever we can implement in SQL we can write in relational algebra and this vice versa. So both are equal in a power. Another point that you need to remember is here SQL by default does not eliminate duplicacy. ये एसक्यूएल में जो भी कंटेंट है वो अगर डुप्लीकेट डेटा है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट डुप्लीकेट डेटा को प्रिंट करता है. लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में जैसे एसक्यूएल में डुप्लीकेसी हटाना होता है तो हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखना पड़ता है. तो यहां बाय डिफॉल्ट ये डुप्लीकेसी को एलिमिनेट करता है. इट डज नॉट प्रिंट डुप्लीकेट data. By default it is distinct. डिस्टिंक्ट ही होता है ये. What will be the data, वो सारा का सारा डेटा डिस्टिंक्ट ही होता है. Now the basic fundamental operations जो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, select. अब देखिए that select is not exactly same as the select in SQL है ना, दोनों अलग है. ये select सिंबल है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई से प्रोजेक्शन. यूनियन के लिए सिंपली यू. इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है. सेट डिफरेंस के लिए माइनस. कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस साइन यूज करते हैं. और रीनेम के लिए हम साइन यूज करते हैं, दैट साइन, सिग्मा साइन. तो ये सारे साइन जो होते हैं आपके, ये बेसिकली यूज होते हैं. मैंने कहा ना सिंबॉलिक है तो हर चीज को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है. अब सिलेक्शन के साथ क्या आएगा, प्रोजेक्शन के साथ क्या आएगा, यूनियन किस तरीके से यूज किया जाएगा, सेट ऑपरेशंस किस तरीके से यूज किए जाएंगे, जॉइंट्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, तो उन सभी को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस आर द सर्टेन बेसिक पॉइंट्स. चलिए सबसे पहला पॉइंट है दैट वुड बी द सिलेक्ट. सिलेक्ट ऑपरेटर जो है ना, जो हम यूज करते हैं कहां पे, रिलेशनल अलजेब्रा में. ठीक है. सो वॉट एवर वी आर राइटिंग इन वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल, भैया जो भी एसक्यूएल में आप वेयर के साथ में लिखते हो ना, यहां पे आपको उसको इस सिलेक्शन सिंबल के साथ लिखना होता है. ठीक है. सो इट इज नॉट लाइक अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज द सिलेक्शन सिंबल. ठीक है. तो अगर जैसे हमने लिखा सपोज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000. ठीक है. तो आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना होगा ये जो सैलरी ग्रेटर देन 2000 है ना, इसको इस सिंबल के साथ में लिखना होगा, सैलरी ग्रेटर देन 2000. बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमें दी हुई होगी, सपोज वी नीड टू सिलेक्ट दैट फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. एम्प्लॉय टेबल्स की बात करें तो ब्रैकेट में एम्प्लॉय टेबल लिख देंगे, ब्रैकेट में एम्प्लॉय टेबल लिख देंगे like this. ठीक है. So whatever we are writing with where clause in SQL, वो आप यहाँ पे सिग्मा सिंबल के साथ में क्या कर देते हो, उसको रिप्रेजेंट कर देते हो. ठीक है. तो select operator denoted by the sigma and it is used to find the tuples
फ्रॉम द रिलेशन। तो रिलेशन में से अगर हमें कुछ स्पेसिफिक टपल्स निकालनी है तो स्पेसिफिक टपल को फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशनल बेस्ड अप्रोच यूज करनी पड़ती है। जो कंडीशन होती है हम वो वेयर के साथ लिखते हैं और वो वेयर कंडीशन को ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिलेक्ट ऑपरेटर बोल सकते हो डायरेक्टली, या फिर उसको सिग्मा सिंबल भी बोल सकते हो, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसके साथ में आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, सबसे पहला पॉइंट तो ये। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ये लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ सिंपल सा। तो ये क्या देगा, ये टपल, ये कौन सी टपल्स को सिलेक्ट करेगा, तो ये कोर्स टेबल की उन टपल्स को सिलेक्ट करेगा जहां पे टॉपिक क्या है, डेटाबेस है ना, कंडीशन है ना, वेयर टॉपिक इज इक्वल टू डेटाबेस। कहां से सिलेक्ट करना है, कोर्स टेबल। तो ये कोर्स टेबल की उन टपल्स को सिलेक्ट करेगा जहां पे टॉपिक क्या है, डेटाबेस है। सिमिलरली सी दिस वन, कह सकते हैं कि ये कोर्स टेबल की उन टपल्स को सिलेक्ट करेगा जहां पे टॉपिक डेटाबेस है और जो ऑथर है वो कौन है, कोर्थ है। तो इट सिलेक्ट द टपल फ्रॉम द डेटाबेस कोर्स वेयर टॉपिक इज डेटाबेस एंड ऑथर इज कोर्थ, सिमिलरली हम कह देंगे कि ये उन टपल्स को सिलेक्ट करेगा जिनकी सैलरी 50,000 है, उन टपल्स को सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल जिनकी सैलरी 50,000 से क्या है बेटा, ज्यादा है। तो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उन टपल्स को ये क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। इज इट क्लियर, उन टपल्स को ये क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। अनदर इज प्रोजेक्शन का जो काम है वो एग्जैक्टली क्या है, जो भी हम एसक्यूएल में सिलेक्ट के साथ लिखते थे, जैसे हम क्या लिखते थे, सपोज मैंने लिखा सिलेक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम रिलेशन आर, आई एम राइटिंग लाइक दिस। सो जो भी हम लोग एसक्यूएल में सिलेक्ट करते थे, नाउ दैट कम्स विथ प्रोजेक्शन इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, आपको उनको प्रोजेक्शन सिंबल के साथ लिखना होगा, ठीक है। अनदर पॉइंट इज दैट बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्शन रिमूव द डुप्लीकेट डेटा। इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन इन रिलेशनल अलजेब्रा इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इन एसक्यूएल, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं यहां पे, तो आपको यहां पे क्या लिखना है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद आपको लिखना है यहां पे डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम आर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम आर। तो आप क्या लिखेंगे, पाई बी कॉमा सी, और ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ब्रैकेट में आपने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। तो सिलेक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम आर, तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, सिलेक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम आर लिखता हूं तो अगर बीसी की कोई डुप्लीकेट टपल है तो वो प्रिंट हो जाती है। तो मुझे डुप्लीकेसी को रिमूव करना है एसक्यूएल में, तो मुझे यहां पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेसी क्या होती है, एलिमिनेट ही रहती है ना। तो बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेसी एलिमिनेट होती है। तो पाई बी कॉमा सी इज इक्विवेलेंट टू दिस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्रोजेक्शन यूज होता है रिलेशनल अलजेब्रा में, वो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के इक्विवेलेंट होता है एसक्यूएल में, ठीक। तो ये आपकी सपोज टेबल आर थी, आपको बोला पाई बीसी फ्रॉम आर। अब आप देखिए बीसी का कंटेंट देखिए, लेट्स सी हियर, जस्ट लुक ऑन द कंटेंट ऑफ बीसी, 2 3 3 4। नाउ 2 3 इज रिपीटेड, तो ये वैल्यू, ये रो प्रिंट नहीं हुई आपकी, एंड 5 6। सो 2 3 3 4 5 6, इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट रो या डुप्लीकेट डेटा, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। तो वो कंटेंट आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ सी हियर, अब अगर मैंने एक क्वेरी लिखी मैंने एसक्यूएल में, और मैं उसके इक्विवेलेंट चाहता हूं रिलेशनल अलजेब्रा क्या होगा, सी सिलेक्ट, यू शुड रिमेंबर, अब हमेशा आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट को ये मान के चलो कि जब भी इसके इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा बनाना है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट ही होता है ना। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बी कॉमा सी फ्रॉम आर वेयर a greater than 100 and
एंड बी लेस देन 200, ऐसी कुछ क्वेरी आपको दी हुई है बेटा। इसका इंप्लीमेंटेशन आप करना चाहते हो, ठीक है। देखिए ये एसक्यूएल है, ये एसक्यूएल है, कंपैरेटिव स्टडी ही हम लोग करेंगे, तो उससे क्या है कि हमें समझ में भी आएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस भी कंपैरेटिव स्टडी पे ही आते हैं। दोनों क्वेरी लिखी हुई होती है तो दोनों के ही आउटपुट निकालने पड़ते हैं, इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना पड़ता है, ठीक। सुमन कुमार बेटा, जो रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्ट है ना, वो तो टपल से सिलेक्ट करने का काम करता है, प्रिंटिंग का काम तो ये करता है ना। देखो ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, या यहां ध्यान रखो, इसको इस तरीके से याद रखो बेटा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट है ना, इसको रिलेशनल अलजेब्रा में बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। और ये जो वेयर के साथ लिखा होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन या सिलेक्ट। तो इसको सिलेक्शन कह दो या सिलेक्ट कह दो, सिलेक्शन कह दो या फिर सिलेक्ट कह दो, ठीक। प्रोजेक्शन के लिए यूज किया जाता है सिंबल पाई, सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है सिंबल सिग्मा, ठीक है। नाउ सिलेक्ट, तो पाई, देखिए इसकी इक्विवेलेंट क्वेरी लिख रहा हूं, क्या सिलेक्ट करना चाहते हो सर? मैं बी और सी को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो पाई बी सी। नाउ द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन सर? दैट वुड बी द कंडीशन सिलेक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन है, कंडीशन है, वो कहां पे आ जाएगा भैया? इसके साथ में a ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। एंड के लिए आप एंड लिख सकते हो या सिंबल भी बना सकते हो, दिस सिंबल रिप्रेजेंट एंड, a ग्रेटर देन 100 एंड b लेस देन 200, b लेस देन 200 हो गया, ठीक है। कहां से करना है, कहां से करना है सर? रिलेशन r से करना है, तो ब्रैकेट में रिलेशन r, ब्रैकेट में रिलेशन r, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहां पे क्या समझ लेंगे कि वॉट एवर वी आर राइटिंग हियर इट गोज देयर, फ्रॉम comes here, and what will be the condition where that goes with this symbol। ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो इसके साथ आएगा, जो भी वेयर के साथ लिखोगे वो इसके साथ आएगा, एंड फ्रॉम, तो जो भी टेबल है वो ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ रिवर्स भी पूछा जा सकता है, लाइक दिस। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू ट्राई टू राइट व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी करस्पॉन्डिंग टू दिस रिलेशनल अलजेब्रा। बताओ पहले के करस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी? व्हाट इज एसक्यूएल क्वेरी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट? What is SQL query corresponding to first? What is SQL query corresponding to first? Tell me. देखिए फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग SQL क्वेरी क्या होगा बेटा? फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग SQL क्वेरी क्या होगा? You need to select। अब बेटा ये जो पाई है ना वो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के इक्विवेलेंट होता है ना, तो आपको डिस्टिंक्ट यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम, कहां से? एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। सेकेंड के लिए सिलेक्ट distinct, select distinct, employee name
from employee where salary greater than 5,000, where salary greater than 5,000 ठीक है. सो ये हो गया. थर्ड वन के केस में यहां पे इज अगेन सिंपल. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम from employee where salary greater than 5,000 and department number is equal to 10. and the last is, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जितने एट्रीब्यूट सिलेक्ट होते हैं उनको कॉमा करके लिखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे. क्या लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट employee name comma salary from employee where salary greater than 5,000 or department number 10. ठीक है. तो ये सिंपल सा, अगर क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रा में तो ऐसा होगा, एसक्यूएल में तो ऐसा होगा. अब देखिए कॉन्सेप्ट्स की अगर हम लोग बात करें ना बेटा कि कॉन्सेप्ट में सर क्या है, तो कॉन्सेप्ट सेम है. जैसे एसक्यूएल का आउटपुट आता था वही आउटपुट आपको रिलेशनल अलजेब्रा का भी मिलेगा. डिफरेंस जो है वो इस डिस्टिंक्ट का है बस. अगर एसक्यूएल में से डिस्टिंक्ट हटा देंगे तो अगर एक से ज्यादा राज है जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है और डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं तो वो 3 बार प्रिंट हो जाता. डिस्टिंक्ट लगा दिया तो एक ही बार प्रिंट होगा. राज एक बार है तो एक ही बार प्रिंट होगा, और यहां पे भी एक ही बार प्रिंट होगा. तो बस ये चेंज है दोनों में. बाकी द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सो इट शुड लुक लाइक दिस, और ये इस तरीके से लिखा जाता है. बाकी दोनों के आउटपुट सेम है, बस डिस्टिंक्ट कीवर्ड इक्विवेलेंट कर देंगे. तो ये चेंज है यहां पे. Now see here, सपोज मैंने क्वेरी लिखी सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय where employee name is Raj. Select max salary from employee where employee name is Raj. इसका आउटपुट क्या आएगा, What would be output for this query? मतलब क्या कहना चाहता है ये क्वेरी, क्या कहनी चाहती है. Select max salary from employee where e name equal to Raj. So it gives you the maximum salary of employee whose name is Raj. तो अगर टेबल में बहुत सारे राज है, राज 1, राज 2, राज 3, there are so many राज, तो बहुत सारी सैलरी होगी. उन सैलरी में से जो मैक्सिमम है वो ये प्रिंट कर देगा. तो कैन वी से दैट कि ये हमेशा सिंगल वैल्यू ही देगा. इट गिव्स यू ऑलवेज अ सिंगल वैल्यू. भाई कभी भी 2-3 मैक्सिमम सैलरी आएगी क्या, नहीं, एक ही सैलरी मैक्सिमम सैलरी आएगी ना. तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से कभी भी डुप्लीकेसी नहीं आएगी. तो यहां सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं भी लिखेंगे तो इसके इक्विवेलेंट हम रिलेशनल अलजेब्रा लिखते हैं तो हम क्या कह देंगे, पाई मैक्स सैलरी ई नेम राज
एंड फ्रॉम एम्प्लॉय लाइक दिस. ओके. तो अब अगर आपसे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आउटपुट ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट और नॉट. तो ऐसा नहीं कि सर ने डिस्टिंक्ट कहा था तो यहां डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसका आउटपुट अलग आएगा, इसका अलग आएगा. अरे भाई अगर यहां रिपीटेड वैल्यूज प्रिंट होंगी तो फिर हमें उसका डिस्टिंक्ट करना है. बट अगर ये यूनिक वैल्यू है ना, अगर सिंगल वैल्यू है तो ये भी सिंगल वैल्यू देगा, तो इन दोनों का आउटपुट सेम ही रहेगा. लेकिन हाँ अगर यहां से एक से ज्यादा सिमिलर वैल्यू, बाय डिफॉल्ट ये डुप्लीकेसी को एलिमिनेट तो करता नहीं है बट जबरदस्ती डुप्लीकेट वैल्यू तो देता भी नहीं है ना. तो अगर किसी कंटेंट में डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं तो फिर ठीक है, वी कैन से दैट आउटपुट ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट. अब देखिएगा एक और एग्जांपल से समझते हैं इस पॉइंट को. सपोज आई एम हैविंग अ रिलेशन R. I am having relation R with attribute ABC and A is primary key here. A is primary key here. SQL1 मैंने लिखा select A from R. SQL2 मैंने लिखा select distinct A from R. और इसका रिलेशनल अलजेब्रा मैंने लिखा पाई ए आर. सो बताओ इनमें से कौन सी क्वारी इक्विवेलेंट है, कौन सी क्वारी इक्विवेलेंट है? विच इज इक्विवेलेंट टू रिलेशनल अलजेब्रा, विच इज इक्विवेलेंट टू रिलेशनल अलजेब्रा, विच क्वारीज आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू रिलेशनल अलजेब्रा, which query's output is equivalent to relational algebra. What we can say? Output of SQL1 is same as SQL2 is same as relational algebra. भैया इन सभी का आउटपुट सिमिलर ही आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ए क्या था? प्राइमरी की थी. ए क्या थी? प्राइमरी की. तो भैया सिलेक्ट ए फ्रॉम आर करोगे तो ए का खुद का ही नेचर है ना डिस्टिंक्ट वैल्यू देने का. तो चाहे आप डिस्टिंक्ट लगाएं चाहे ना लगाएं रिजल्ट तो डिस्टिंक्ट ही आएगा. तो SQL1 और SQL2 दोनों का आउटपुट रिलेशनल अलजेब्रा के आउटपुट के सिमिलर आने वाला है. तो व्हाट वी कैन से ऑल आर इक्विवेलेंट, ऑल आर गिव्स अस द सेम आउटपुट. ठीक है, तो सारे के सारे हमें क्या देंगे? सिमिलर टाइप का आउटपुट देंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आउटपुट इज इक्विवेलेंट और नॉट, या फिर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या नहीं है ना. इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. Now see, now if we are talking about the SAT operations, अगर हम लोग बेटा SAT ऑपरेशन की बात करते हैं, SAT ऑपरेशन कौन से सर? वही SAT ऑपरेशन जो हमने किस में पढ़े थे? SQL में पढ़े थे. उन्हीं SAT ऑपरेशंस की बात करते हैं. यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, SAT डिफरेंस हुआ. वी कैन डू द सेम SAT ऑपरेशन हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनियन का जो सिंबल है उस यूनियन सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अनदर पॉइंट इज व्हाट? All the constraints are same as in a SQL. SQL में जितने कंस्ट्रेंट थे किस पे? यूनियन पे. क्या था? दोनों टेबल यूनियन कंपेटेबल होनी चाहिए, दोनों टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, दोनों टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके डेटा टाइप में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. तभी हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं? यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन से, सेकेंड आउटपुट विल बी इन अ शॉर्टेड सीक्वेंस एंड डुप्लीकेट वैल्यूज आर एलिमिनेटेड. तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? वैसे भी यूनियन क्या करता है? डुप्लीकेसी को एलिमिनेट करता है, और ये यूनियन तो हम रिलेशनल अलजेब्रा में कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी यहाँ पे भी क्या होती है? एलिमिनेटेड होती है. जो भी आउटपुट आता है वो हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज इन अ ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकली, या आस्की कोड के हिसाब से शॉर्टेड सीक्वेंस आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है. ठीक है. नाउ आउटपुट इज प्रिंट विद द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल एंड देयर एट्रीब्यूट नेम. जो भी आउटपुट आएगा वो फर्स्ट टेबल और उसके एट्रीब्यूट नेम की हेडिंग के साथ में हमें मिलेगा. ठीक. तो देखिए परफॉर्म करने का तरीका क्या है एंड हाउ वी कैन राइट क्वेरी फॉर दिस, ना किस तरीके से हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं. सो लेट्स सी हियर, यहाँ देखिएगा
जैसे मैंने एक क्वेरी लिखी थी मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन select star from student. Now if you need to select everything ना select star, तो भाई select इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? पाई से करते हैं लेकिन जैसे ही पाई लिखा दिमाग में आया अच्छा सर ये तो डिस्टिंक्ट बताता है ना, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट हमें लिखना पड़ेगा। नहीं अगर लिखा तो व्हाट वी कैन से कि अगर इस टेबल में कुछ डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन जो है और इस टेबल की जो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है अगर दोनों में कुछ कॉमन कंटेंट है तो वो तो सिंगल टाइम में प्रिंट होगा। ये क्या करता है? हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही आपको प्रिंट करके देता है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से हियर, अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूं, देखिएगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, similarly select distinct star from student। अब पॉइंट है स्टार, तो यहां पे सारे ही एट्रीब्यूट आएंगे ना, तो सिंपल सा पाई लिख के छोड़ दो, नथिंग एल्स। पाई एम्प्लॉय यूनियन पाई स्टूडेंट। बस ये यूनियन परफॉर्म कब होगा? जब दोनों टेबल यूनियन कंपेटेबल होगी, ठीक है। तो यहां पे कोई भी एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नीड टू सिलेक्ट एवरी एट्रीब्यूट। तो सिंपली इस तरीके से लिख देंगे तो भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, या फिर और आप सिंपल सा लिख दो एम्प्लॉय यूनियन स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से सब कुछ ही लेना है, पूरी एम्प्लॉय टेबल लेनी है, पूरी स्टूडेंट टेबल लेनी है, दोनों का यूनियन करना है। आउटपुट जो होगा वो एम्प्लॉय टेबल की हेडिंग के साथ और उसके साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ सी, अगर मुझे कुछ किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर यूनियन परफॉर्म करना है, सो हाउ वी कैन राइट पाई बी कॉमा सी फ्रॉम रिलेशन आर यूनियन पाई DE फ्रॉम रिलेशन S, लाइक दैट। तो ये इस तरीके से बेटा आपका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहां से आपको BC सिलेक्ट करना है, यहां से आपको DE सिलेक्ट करना है, एंड सिंपली देयर इज अ यूनियन। सिमिलरली इफ यू वांट टू डू द इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाई BCR, देयर इज इंटरसेक्शन पाई DER। तो अगेन इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट है और यूनियन का जो रिजल्ट है वो तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यूनियन क्या करता है? दो रिलेशन का जो भी कंटेंट होता है ना, दो रिलेशन का जो भी कंटेंट होता है उसका यूनियन परफॉर्म करके सारा कंटेंट हमें दे देता है। इंटरसेक्शन क्या करता है? दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन है वो प्रिंट करके हमें दे देता है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और थर्ड। अगर हम बात करें सेट डिफरेंस की, तो पाई जैसे हमने लिखा BCR, सेट डिफरेंस है जो हम SQL में एक्सेप्ट लिखते थे ना, एक्सेप्ट, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं माइनस साइन, सेट डिफरेंस साइन। सो पाई BCR माइनस पाई DER। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक रिलेशन है और दूसरा रिलेशन है, तो दोनों रिलेशन के बीच में, दैट इज रिलेशन S। सो इन दोनों रिलेशन के बीच में सेट डिफरेंस निकालना है, तो R माइनस S, तो अनकॉमन पोर्शन ऑफ R, तो R का अनकॉमन पोर्शन आ जाएगा, R का अनकॉमन पोर्शन आपको प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिक रिजल्ट्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है सर? तो बेटा इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। देखिए, सपोज आपको एक रिलेशन दे दिया R, है ना, एक रिलेशन दे दिया R, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिए ABC, उसमें कंटेंट दे दिया 1 2 3, 3 2 1, 4 4 5। There is another relation S, that is D
E F 213 231 112। ठीक है, अब एक क्वारी आपसे दी है, सपोज पाई ए आर माइनस पाई डी एस, व्हाट इज आउटपुट। सेकेंड क्वारी लिखी है पाई ए कॉमा बी आर माइनस पाई डी ई एस, व्हाट इज आउटपुट। थर्ड क्वारी लिख दी पाई डी एस माइनस पाई ए आर, व्हाट इज आउटपुट, लाइक दिस। अभिषेक शर्मा, हाँ ये सेट डिफरेंस ही है ना बेटा। एट्रीब्यूट जो फाइनल रिजल्ट है बेटा, उसके जो नेम होंगे वो फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग होंगे। मतलब पहले वाले में जो रिजल्ट आएगा वो रिलेशन आर और एट्रीब्यूट नेम ए होगा, सेकंड वाले में रिलेशन आर एट्रीब्यूट नेम ए बी होगा, थर्ड वाले में रिलेशन एस और एट्रीब्यूट नेम डी होगा। तो आपको आउटपुट इस तरीके से क्वारी लिखी होगी, टेबल दी हुई होगी, आपसे पूछा जाएगा व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो अल्टीमेटली इसमें करना कुछ नहीं है, सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट निकालना है बस। सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट निकालना है। सेट ऑपरेशन देखिए, आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्वेरी आर के साथ हेडिंग ए। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है, यहां पे क्या है 1 3 4, यहां पे क्या है 2 2 1। सो 1 इज कॉमन इन बोथ, सो ए का अनकॉमन पोर्शन क्या है बेटा 3 4, सो 3 4 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेरी में आउटपुट आएगा आर हेडिंग के थ्रू, बट यहां पे दो कॉलम्स आएंगे, एक आएगा ए और एक आएगा बी। नाउ 1 2 इज देयर, 1 2 3 2 4 4, बट ये तीनों ही रो यहां पे नहीं दिख रही, मतलब ऑल द पोर्शन इज अनकॉमन। सो 1 2 3 2 4 4। थर्ड क्वेरी में जो रिजल्ट है वो बताओ क्या आएगा, एस डी। व्हाट इज रिजल्ट फॉर दिस? अभिषेक शर्मा, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रोजेक्ट ए आर माइनस प्रोजेक्ट बी आर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू दैट। सेम टेबल में भी कर सकते हैं, बस उसके डेटा टाइप सेम होने चाहिए, कर सकते हो, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुशलदीप, यहां पे एस है ना, डी से सिलेक्ट करना है, अनकॉमन पोर्शन ऑफ डी, तो आप कह देंगे कि सर 2 2, बट ये क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। हम क्या कहते हैं कि यहां पाई लिखा है ना, ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा, ये सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के इक्विवेलेंट है ना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि 2 एक ही बार आएगा, 2 एक ही बार आएगा, 2 एक ही बार आएगा। ठीक है, सो ओनली वंस। यस यस आयुष, 2 एक ही बार आएगा। बेटा डी ई में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, दिस इज ई, ई की बात करें ना, ई है ये, ए बी डी ई, डी पे परफॉर्म किया है। वन वन किस में बेटा, आपको अनकॉमन है ना भाई, आर ए बी में से डी ई को माइनस कर रहे हैं, तो ए बी की अनकॉमन रो 1 2 3 2 4 4 ये लिखना पड़ेगा। अगर हम डी ई माइनस ए बी करते तो फिर 2 1 2 3 और 1 1 ये रिजल्ट आता। कब आता, जब ये कंटेंट पहले लिखा होता, ये कंटेंट बाद में लिखा होता। नहीं अमितेश, डी एफ नहीं, वो डी ई था, दैट इज डी ई। डीएफ होगा तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर डीएफ है, चलिए फोर्थ क्वेरी अगर डीएफ है, पाई ए बी आर माइनस पाई डी एफ
S. So again result print with the heading of R. फोर्थ क्वारी का रिजल्ट ए बी से के साथ ही आउटपुट हमें देखने को मिलेगा. आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2. सो नाउ व्हाट वी कैन से 1 2 इज देयर. तो भैया ये ऑलरेडी है. 2 3 एंड 2 1. 2 3 2 1 नहीं है तो आउटपुट में सिर्फ आ जाएगा 3 2 4 4. 3 2 4 4 दैट वुड बी योर आउटपुट. 3 2 4 4 दैट वुड बी योर आउटपुट. बिल्कुल. तो 3 2 4 4 ये आउटपुट होगा. क्लियर है. तो इस तरीके से सेट ऑपरेशन, जो भी नॉर्मल सेट ऑपरेशन है ना, बस वही सेट ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने और रिजल्ट यहां पे देना है. ठीक है. चलिए क्लियर इतना. सो नाउ नेक्स्ट सेशन हम लोग में डिस्कस करेंगे अबाउट दी जॉइन ऑपरेशंस. जॉइन के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेट डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया हमने. जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में अगर हमें इसका रिजल्ट निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है कोर्स माइनस स्टूडेंट, तो ये क्या दे देगा, कोर्स टेबल की अनकॉमन रोज दे देगा. और अगर सेकंड का रिजल्ट निकालना है देन टेल मी व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ सेकंड. पाई नेम कोर्स माइनस पाई एस नेम स्टूडेंट, व्हाट वुड बी रिजल्ट फॉर दिस सेकंड क्वेरी. इस सेकंड क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा, इस सेकंड क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा. कोर्स के साथ आएगा, कोर्स के साथ आएगा नेम. सेट डिफरेंस निकाल रहे हो तो कोर्स टेबल के अनकॉमन नेम व्हाट वी कैन सी. आदित्य है वहां पे, स्टीव भी है, पॉल भी है, ल्यूसी भी है. सो व्हाट इज योर आउटपुट. नथिंग बेटा, नल, जीरो रूट्स, बिकॉज वॉट एवर विल बी हियर द ऑल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट देयर. सो अगर मैं पाई नेम कोर्स माइनस पाई नेम स्टूडेंट करता हूं तो जीरो आता है. लेकिन अगर मैं इस तरीके से करता हूं पाई एस नेम कोर्स पाई एस नेम स्टूडेंट माइनस पाई एस नेम स्टूडेंट माइनस पाई नेम कोर्स, देन व्हाट इज आउटपुट, देन व्हाट इज आउटपुट. सो अब आउटपुट आपका आएगा स्टूडेंट से और एस नेम अनकॉमन ऑफ दिस पर्टिकुलर, अनकॉमन ऑफ दिस पर्टिकुलर. तो इसमें कोई एक्स्ट्रा है क्या, यस, टू नेम्स आर देयर, कर्ल एंड रिक. तो ये आउटपुट में आ गए आपके. सो व्हाट वी कैन से हियर कि a माइनस बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू b माइनस ए. और वो हमने मतलब मैथ्स अगर पढ़ा है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि भैया सेट डिफरेंस ऑपरेशन जो है ना उनका रिजल्ट सेम नहीं आता. a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. यूनियन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. यूनियन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इंटरसेक्शन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं. देयर इज नो इशू, बट वी कांट डू सेट डिफरेंस इन लाइक दैट, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि इज नॉट अ कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव नहीं है. बस यहां पे आप याद ये रखेंगे कि ये रिजल्ट वाइज ठीक है, लेकिन यहां जो आउटपुट प्रिंट होगा वो ए की हेडिंग के साथ होगा, यहां आउटपुट जो प्रिंट होगा वो बी की हेडिंग के साथ होगा. ठीक है. यहां आउटपुट ए की हेडिंग के साथ प्रिंट होगा और यहां पे आउटपुट बी की हेडिंग के साथ प्रिंट होगा. हेडिंग जो रहेगी वो फर्स्ट की रहेगी. किसमें कॉलम नहीं है बेटा, फर्स्ट में. अच्छा फर्स्ट में बेटा, फर्स्ट में कॉलम नहीं है इसका मतलब पूरी टेबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. कोर्स माइनस स्टूडेंट ना, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कोर्स टेबल. हम उसके सारे एट्रीब्यूट मान के चल रहे हैं. कॉलम नहीं है इसका मतलब है कि सारे एट्रीब्यूट है. ये किसकी तरीके का हो गया, जस्ट लाइक दैट पाई कोर्स, दैट मीन्स वी नीड टू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द कोर्स माइनस वी नीड टू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट. इस तरीके से वो. तो पाई नहीं भी लिख के हम कोर्स माइनस स्टूडेंट लिखते हैं, मतलब पूरी कोर्स टेबल में से पूरी स्टूडेंट टेबल को माइनस करना है. तो कोर्स टेबल के अनकॉमन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, कोर्स टेबल के अनकॉमन रिकॉर्ड आ जाएंगे. तो आप देख सकते हैं
अब पूरी रो की बात करेंगे, क्या ये रो इधर एग्जिस्ट करती है? नहीं सर। क्या सेकंड करती है? नहीं सर। क्या थर्ड करती है? नहीं सर। क्या फोर्थ करती है? नहीं। क्या फिफ्थ करती है? नहीं। तो कोर्स माइनस स्टूडेंट का जो आउटपुट होगा वो अगेन पूरा कोर्स टेबल मिल जाएगा आपको, पूरा कोर्स टेबल मिल जाएगा आपको। गॉट इट? इज इट क्लियर? चलिए ओके। सुना, नेक्स्ट सेशन सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का, मतलब ज्वाइन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो तो हम लोग सीख चुके हैं, हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी कि अच्छा यहां ऐसे लिखते थे तो यहां पे ये करना है, लाइक दैट। ठीक है। डेटा टाइप सेम अगर है तो ही कर सकते हैं, अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। डेटा टाइप सेम नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अगर ये जो डेटा टाइप है, ये जो डेटा टाइप है, तो यहां सेम दिख रहा है, यहाँ एज आ रहा है, यहाँ SID आ रहा है। अगर डेटा टाइप्स डिफरेंट है लाइक दिस, ये दोनों डेटा टाइप डिफरेंट है ना, अगर ऐसा दिया हुआ है कि सपोज इसका डेटा टाइप है varchar और इसका डेटा टाइप है इंटीजर, if we are taking the set difference, so what we can say, data type, there is no one-to-one correspondence between the data type, so आप वहां पे लिखें can't perform, फिर क्या लिखेंगे? can't perform। तो अगर data type different है तो can't perform, data type same है so we can do। ठीक है।